हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी प्रिलिम्पल्स। आज है हमारे डे 8 ऑफ सीसैट डेली प्रैक्टिस। ओके गाइस, इसमें हम लोग क्या करेंगे? इसमें हम लोग टू कॉम्प्रिहेंशंस, ओके, टू कॉम्प्रिहेंशन प्लस 4 कॉन्स प्लस रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये हम ये डेली प्रैक्टिस करते हैं आज, और आज है हमारा डे 8। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कॉम्प्रिहेंशन का। ओके, इसमें क्या पूछा है कॉम्प्रिहेंशन में? कॉम्प्रिहेंशन में पूछा है उन्होंने कि with the above references with the above references with reference of the above passage the following assumption have been made। ओके, assumption का क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। assumption का क्वेश्चन है। तो पहले ग्लोबल वार्मिंग इज कॉजिंग स्प्रिंग, ओके, कॉजिंग स्प्रिंग टू कम अर्ली एंड फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। ठीक है, एक मैसेज है, ये assumption हो सकता है, इसमें कुछ एक्सट्रीम नहीं है। अर्ली स्प्रिंग एंड लॉन्गर पीरियड ऑफ स्प्रिंग इज नॉट गुड फॉर बर्ड पॉपुलेशन। ये सेकंड assumption है, ठीक है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चलो हम लोग जब तक पैसेज नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें कुछ पता नहीं चलेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। साइंटिस्ट स्टडीड द वर्नल विंडो ट्रांजिशन पीरियड फ्रॉम विंटर टू द ग्रोइंग सीजन। दे हैव फाउंड दैट द वार्मर विंटर विथ लेस स्नो रिजल्टेड इन लॉन्गर lag time between spring event and more protected vernal windows. Okay, the change in the spring timetable has ecological, social and economic consequences for agriculture, fisheries and tourism. As the ice melt early, the bird don't return, causing a delay or lengthening in spring ecological event. Okay, क्या बोल रहा है? As the ice melt earlier, okay, the bird don't return, causing a delay or lengthening in spring ecological event. चलो, ग्लोबल वार्मिंग इज कॉजिंग स्प्रिंग टू कम अर्ली एंड फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। देखो यहाँ पे किसी ग्लोबल वार्मिंग का कुछ बोला है क्या? अ साइंटिस्ट स्टडी ट्रांजिशन दैट दे फाउंड द वार्मर विंटर विथ लेस स्नो इन अ लॉन्गर लैग टाइम बिटवीन स्प्रिंग इवेंट इकोलॉजिकल। अच्छा देखो, यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग की तो कोई पे बात ही नहीं हुई है। अगर ग्लोबल वार्मिंग की बात हुई नहीं है तो ये तो गलत है, ठीक है, तो ऑप्शन ए इज माई रॉन्ग। नेक्स्ट, अर्ली स्प्रिंग एंड लॉन्गर पीरियड ऑफ स्प्रिंग इज नॉट गुड फॉर बर्ड पॉपुलेशन। ओके, इज नॉट गुड फॉर बर्ड पॉपुलेशन। ठीक है, क्या पूछा? द चेंज इन द स्प्रिंग टाइम टेबल एज इकोलॉजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज। पॉजिटिव बोले, नेगेटिव बोले, ये अब तक नहीं बोला है, ठीक है। एज द आइस मेल्ट अर्लियर द बर्ड डोंट रिटर्न, कॉजिंग अ डिले और लेंथनिंग स्प्रिंग टाइम इकोलॉजिकल इवेंट। यहाँ पे कहीं पे बोला है कि पॉजिटिव इवेंट है या फिर नेगेटिव इवेंट है? यहाँ पे ऐसे कुछ नहीं बोला है, ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। अगर वो बोलते कॉन्सिक्वेंसेज नेगेटिव हो रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं कि बर्ड रिटर्न नहीं हो रहे तो उनके ऊपर बहुत गलत इंपैक्ट हो रहा है, नेगेटिव इंपैक्ट हो रहा है, बट उन्होंने यहाँ पे ऐसे कोई बात नहीं करी, इसके लिए हमारा आंसर डी हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट लॉजिकल, रैशनल एंड क्रूशियल मैसेज इंप्लाइड बाय द पैसेज। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो काफ़ी ईजी होते हैं। हमें सबसे पहले कोर थीम देखनी होती है, कोर थीम देखने के बाद नेगेटिव स्टेटमेंट हटाना पड़ता है, क्रिटिसिज्म हटाना पड़ता है, ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं हम लोग? पॉजिटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव टोन होनी चाहिए, सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच होना चाहिए और एक वे फॉरवर्ड बेस्ड अप्रोच होना चाहिए, ठीक है। कोर थीम चाहिए, साइड थीम नहीं चाहिए। चलो देखते हैं। एन एनहांस इफिशियंसी ऑफ यूज ऑफ नाइट्रोजन इज इंपेरेटिव फॉर बोथ फूड प्रोडक्शन एंड एनवायरमेंट। ठीक है, ये जनरल स्टेटमेंट है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। प्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक नाइट्रोजन फर्टिलाइजर कैनॉट बी स्टॉप्ड एज इट विल एडवर्सली अफेक्ट ग्लोबल फूड सिक्योरिटी। ठीक है, ये हो गई नेगेटिव स्टेटमेंट, कैनॉट बी स्टॉप्ड, ठीक है। अल्टरनेटिव टू क्रॉप दैट alternatives to crops that require excess nitrogen should be identified and cultivated। ये भी एक जनरल स्टेटमेंट है, ठीक है, इसमें भी कुछ एक्सट्रीम वर्ड नहीं है, ठीक है। Conventional agriculture using synthetic fertilizer should be replaced with agroforestry, agro-ecosystem and open and organic farming। ठीक है, ये भी एक जनरल स्टेटमेंट प्लस एक वे फॉरवर्ड टाइप कुछ दे रखा है उन्होंने, सोल्यूशन बेस्ड। चलो जब तक पैसेज नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा। अ ग्लोबल एनालिसिस ऑफ नाइट्रोजन यूज इफिशियंसी, अ मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन अ प्लांट टेक्स इट टू ग्रो वर्सेज दैट इट लेफ्ट बिहाइंड एज पोल्यूशन, says that using too much fertilizer will lead to increased pollution of waterways and the air. Currently, the global average of nitrogen use efficiency of approximate 0.4, meaning 40% of the total nitrogen added to cropland goes to harvested crop and while 60% lost in the environment, says a study. More than half of the world population is
more than more than half of the world population is nourished by food grown with fertilizer containing synthetic nitrogen, which is needed to produce high crop yields. Plants take the nitrogen they need to grow, and excess left in the ground, water and air. This result in the significant emission of nitrous oxide, a potent greenhouse and ozone depletion gas, and other form of nitrogen pollution, including eutrophication of lakes, rivers, and contamination of river water. यहाँ पे कुछ बोला है कि कन्वेंशनल एग्रीकल्चर यूजिंग सिंथेटिक शुड बी रिप्लेस विद एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रो इकोसिस्टम एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये नहीं बोला है तो ये नहीं होगा, क्योंकि पैसेज में नहीं दिया है तो नहीं होगा, तो ये हटा दिया। अल्टरनेटिव टू क्रॉप दैट रिक्वायर्स एक्सेस अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन शुड बी आइडेंटिफाइड एंड कल्टिवेटेड। अल्टरनेटिव टू क्रॉप के बारे में भी कुछ बोला नहीं गया है इसमें, ठीक है। अल्टरनेटिव, ये जो स्टेटमेंट है ये ठीक है, जनरल स्टेटमेंट है, बट अल्टरनेटिव टू क्रॉप्स कुछ बोला है क्या ऑफ नाइट्रोजन? ऐसा तो कुछ नहीं बोला है, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक नाइट्रोजन फर्टिलाइजर कैनॉट बी स्टॉप्ड एज, देखो ये फूड सिक्योरिटी के बारे में तो कुछ बोला नहीं है, तो ये भी नहीं है। एंड एनहांस एफिशिएंसी यूज ऑफ नाइट्रोजन इज इंपेरेटिव फॉर गुड फूड प्रोडक्शन एंड एनवायरमेंट। ये यहाँ पर बोला है ना, क्योंकि नाइट्रोजन बढ़ेगा तो फूड सिक्योरिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो एनहांस एफिशिएंसी ऑफ यूज ऑफ नाइट्रोजन, हाँ, नाइट्रोजन बढ़ाने एफिशिएंसी बढ़नी चाहिए, तो इसके हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा 42। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी नेचुरल नंबर आर देयर विच गिव्स अ रिमाइंडर ऑफ 31 when 116 is divided by these natural number, ठीक है। क्या बोला है कि अगर मेरे पास कुछ नेचुरल नंबर्स है, उसको मैं 1186 से डिवाइड करूंगा, ठीक है, 1186 को उससे डिवाइड करूंगा तो मुझे रिमाइंडर 31 आना चाहिए। और ऐसे कितने नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। ये सम करने से पहले मैं आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देना चाहता हूं, ठीक है। समझो मैंने एक नंबर ले लिया 28, और 28 मैंने नंबर ले लिया, और मैं बोलूंगा कि ऐसे कितने नंबर्स हैं कि मैं 28 से डिवाइड करूंगा नेचुरल नंबर्स, ओके, तो वो मुझे रिमाइंडर 1 देगा, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो मुझे रिमाइंडर 1 चाहिए, मुझे रिमाइंडर 1 चाहिए, मतलब इसमें जो 28 में जो होल टर्म जो डिवाइड होगी, पहले तो मुझे वो निकालनी पड़ेगी, जो कि 28 माइनस 1 करूंगा मुझे 27 मिलेगा, क्योंकि 27 डायरेक्टली पूरे से डिवाइड हो सकता है, क्योंकि मुझे रिमाइंडर 1 चाहिए। अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, एलसीएम लूंगा, किसका? 27 का एलसीएम। 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3, ओके। तो मुझे क्या मिला? 3 इंटू 3 इंटू 3, ओके। अब मैं देखूंगा, अब मैं एक एक नंबर से देखूंगा। अगर मैं 3 से लूंगा, ओके, 3 से मैं 28 को डिवाइड करूंगा, देखो हो रहा है क्या 3 से 28 को डिवाइड? 3 9 जा 27, रिमाइंडर 1 आ गया। इसके बाद 3 इंटू 3 करूंगा, 3 इंटू 3 करूंगा मतलब 9, ठीक है, तो 28 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 9 3 जा 27, आ गया 1 रिमाइंडर। अब मैं 27 लूंगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 27 ही होता है ना, तो 27 डिवाइड बाई 28, 1 जा 27, मुझे आ गया रिमाइंडर 1, ओके। क्लियर है? सेम वे में आपको ये सम करना है। क्या बोला है यहाँ पे बोला है कि हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर विच गिव्स अ रिमाइंडर 31 व्हेन 1186 इज डिवाइडेड बाय दोस नेचुरल नंबर। मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? 1186 को 31 से डिवाइड माइनस करना पड़ेगा सबसे पहले तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे? 5, यहाँ पे 5, 1155। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? 115 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 1155। 3 से देखता हूँ, 2 से तो नहीं होगा, 3 9 जा होगा ना यहाँ पे, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 3 जा 9, 2 रिमाइंडर बचा, फिर कितना हो जाएगा? 3 8 जा 24, तो 1 बचा, 3 5 जा 15 आ गया। अब ये 3 से नहीं जाएगा, अब ये 5 से जाएगा, 5 7 जा 35, और कितने बचे? 3 बचे, 5 7 जा 35, 77 आ गया। फिर 7 11 जा, और 11 1 जा 7 टाइम्स 1 11, एंड 7 टाइम्स 11 77 आ गया। क्या आ गया मुझे यहाँ पे? 3 5 7 और 11, ठीक है, 3 5 7 और 11। अब देखो यहाँ पे एक चीज आपको समझना है, अगर मुझे 31 रिमाइंडर चाहिए तो इनके सारे के मल्टीपल्स, मुझे वही मल्टीपल्स लेने पड़ेंगे जो मुझे 31 के बड़े रहेंगे, ठीक है, विच आर ग्रेटर देन 31। क्योंकि देखो, अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा 1186 को, तो मुझे 31 मल्टीपल नहीं मिलेगा, क्योंकि 3 जो होगा 31 को भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता है, तो मुझे 31 से कम मल्टीपल मिलेगा। तो मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए ऐसा नंबर जो 31 से बड़ा हो। तो सबसे पहले मैं 3 लेता हूं,
3 5 सा 15 हो जाएगा, 15 नहीं, 3 7 सा कितना हो जाएगा 21, 21 भी नहीं चलेगा, तो 3 इंटू 11 करूँगा मैं। यस, 3 इंटू 11 करूँगा तो क्या मिलेगा मुझे 33, तो होगा, ऑब्वियसली होगा। देन मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा 11 से स्टार्ट करता हूँ, चलो 11 इंटू 5 करूँगा तो मुझे 55 मिलेगा, 11 इंटू 7 करूँगा तो मुझे 77 मिलेगा, विच इज़ ग्रेटर देन 33। ओके, अब देखो, अब क्या हो गया, अब मैं सिंगल नंबर अब मैं ट्रिपल नंबर लेना ट्राई करता हूँ, ठीक है, क्योंकि 11 इंटू 3 तो हो गया। अब मैं लेता हूँ, और डबल नंबर में कोई जा रहा है क्या, 7 5, जैसे ये हो रहा है ना, 5 इंटू 7 5 7 जा 35, ये हो गए सारे डबल नंबर के एग्जॉस्ट। अब मैं ट्रिपल नंबर लेता हूँ, 3 5 और 7 लेता हूँ, 3 5 और 7, 3 इंटू 5 इंटू 7 कितना होता है मेरा, 3 इंटू 5 इंटू 7 105। ओके, 105 हो रहा है। देन मैं अगेन ये भी 3 इंटू 5 इंटू 11, 3 5 और 11 कितना हो जाता है, 3 5 और 11 165, यस 165, ठीक है। इसके बाद मैं क्या ले सकता हूँ, 3 का हो गया ना, अब 5 7 और 11 लेता हूँ, 5 इंटू 7 इंटू 11 कितने हो जाएंगे 385। ओके, आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस पता लगना चाहिए 31 के ऊपर है। ओके, देन और क्या सकता है मेरा, 7 इंटू 11 इंटू 3, ये भी हो सकता है 231। अब 3 के सारे मैंने एग्जॉस्ट कर लिए, अब क्या बचा मेरा, 4 में चारों के चारों भी ले सकता हूँ, 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11 दैट विल बिकम माई 1185। ओके, आप अभी कौन सा भी नंबर उठा के देखो, आपको रिमाइंडर 31 ही आएगा। तो कितना आंसर आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 आंसर आ गया, तो इसका आंसर हो गया डी। आई होप आपको ये क्लियर होगा। चलो नेक्स्ट, लेट पी क्यू आर बी अ 2 डिजिट नंबर्स वेयर P is greater than Q and Q is greater than R. If PP QQ RR is equal to TT0, where TT0 is a 3-digit number ending with 0, consider the following statement. The number of possible value of P is 5, the number of possible value of Q is 6. क्या बोला है, बोला है PP QQ और RR जब मैं ऐड करूंगा तो मुझे TT0 आ जाएगा, ठीक है, और मेरा P इज ग्रेटर देन Q एंड Q इज ग्रेटर देन R, इतना बोला है। अब गाइज मुझे एक बात बताओ, अब मुझे यहाँ पे 0 चाहिए, ठीक है, मेरे पास नंबर कितने होंगे, मेरे पास नंबर 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, पी क्यू आर इसमें से एक नंबर होगा। अब मुझे अगर यहाँ पे 0 चाहिए, अगर मुझे यहाँ पे 0 चाहिए तो मैं सबसे बड़ा नंबर लेता हूँ, क्या सबसे बड़ा नंबर है 9, अगर मैं 9 को 3 से डिवाइड करूँ इंटू करूँगा, ठीक है, तो मुझे क्या नंबर आएगा 27। मतलब मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जो 1 से बड़ा हो, ठीक है, 1 से बड़ा हो और 27 से छोटा हो। तो ऐसे मेरे पास कितने नंबर है जिसके यूनिट डिजिट पे 0 है, जो होगा 10 और 20। क्यों, क्योंकि अगर समझो मैं 999 करूंगा तो 27 आ जाएगा, तो वो मुझे नहीं चाहिए। तो चलो अब मुझे समझ आ गया कि मुझे 10 चाहिए। अब मैं देखूंगा कि मेरे 10 की समीशन कैसे हो सकती है, ठीक है, क्योंकि मुझे पी क्यू आर को मिला के 10 करना है, समीशन 10 करना है तीनों का। तो सबसे पहले मैं इसको बहुत छोटा ये छोटा रख देता हूँ, क्यों, क्योंकि पी से ग्रेटर क्यू है, तो मेरा ये 2 रख देता हूँ, तो कितने बचे, ये 3 हो गया, ये 7, तो ये 7 रह गया, ये 3 प्लस 7 ये हो जाएगा इसका समीशन 10। एक वैल्यू आपकी ये आ जाएगी। अब देखो नेक्स्ट वैल्यू क्या आ सकती है, नेक्स्ट वैल्यू आप यहाँ पे सेम यहाँ पे 1 रख दो, यहाँ पे 3 रख दो, ये 4 हो जाएगा, ये 6 1 4 और ये 5, आगे 1 5 और ये 4, नहीं ये नहीं हो सकता, ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि P इज ग्रेटर देन Q एंड Q इज ग्रेटर देन R। अब 2 से देखते हैं कि 2 3 और क्या बचा 7 हो सकता है, 2 4 और 6, सॉरी 4 होगा ना, ये 6 हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, ये भी हटा दो, ठीक है। अब 3 की वैल्यू देखते हैं, 3 4 कितना बचा, ये 7, ये 3 अगेन, ये भी नहीं होगा, मतलब मैंने 10 समीशन की वैल्यूज एग्जॉस्ट कर ली है। अब मुझे 20 समीशन देखना है, अब मुझे 20 का समीशन देखना है, 20 समीशन की वैल्यूज कितनी है, समीशन मुझे यहाँ पे 20 चाहिए। तो देखो अब मुझे यहाँ पे समीशन 20 चाहिए, मतलब P प्लस क्यू प्लस आर मुझे चाहिए 20। ओके, अब मुझे P प्लस क्यू प्लस आर मुझे 20 चाहिए, तो मैं कैसे लूँगा 20, बताओ मुझे। मुझे कुछ ऐसा नंबर चाहिए, ठीक है, कि ये तीनों को मिला के, मतलब मैं समझो यहाँ पे 1 लेता हूँ, यहाँ पे 1 लूँगा और यहाँ पे 2 लेता हूँ, तो मुझे यहाँ पे क्या नंबर मिलेगा,
मुझे कितना बचा, यहाँ पे 18 चाहिए, 18 तो ऐसा कोई नंबर है नहीं मेरे पास, ऑब्वियसली मुझे सिंगल डिजिट नंबर चाहिए, तो मेरा ये पॉसिबल नहीं है। तो मैं यहाँ पे 1 लेता हूँ और यहाँ पे बड़ा नंबर 9 लेता हूँ, ओके, और यहाँ पे ओके यहाँ पे बड़ा नंबर 8 ले लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे 8 और यहाँ पे 9 लेता हूँ, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 9 लेता हूँ, ठीक है। कितने हो जाएंगे, 8 और 9 कितने हो जाते हैं, 8 और 9 इज माई 17, तो यहाँ पे 3 आएगा ऑब्वियसली, ठीक है, यहाँ पे 3 है, तो ऑब्वियसली ये मेरी एक टर्म बन जाएगी। कौन सी टर्म बन जाएगी, मेरा 3, 8 और 9। अब नेक्स्ट देखते हैं, और कोई पॉसिबिलिटी है यहाँ पे 3, 9, 8, ये नहीं हो सकता, फिर अब मैं 4 पे जंप करूंगा, यहाँ पे 4 लूंगा, 4 लेने के बाद सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे रखूंगा मैं 9। अब देखो कितना बचा मेरे पास यहाँ पे, 4 और 9, 9 कितना हो जाता है, डेट विल बी 13, 13 मतलब मुझे 7 चाहिए, यस। अब 7 चाहिए, तो अगर मैं 4, 8 यहाँ पे रखूंगा और फिर वापस 8 यहाँ पे रखना पड़ेगा, क्योंकि 8 + 4 कितना हो जाता है, 8 + 4 इज 12 एंड +8, मतलब ये भी नहीं आएगी मेरी टर्म, तो ये भी हटा दी। तो और क्या टर्म आ सकती है, मैं 5 रखता हूँ, 5 रखने के बाद मैं यहाँ पे 9 कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखो 5 + 9 क्या हो जाएगा, 5 + 9 विल बी माई 16, सॉरी 14, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा समीशन 30, इसका समीशन 20, सॉरी। अब देखो, अब काउंट करो कि P की कितनी वैल्यूज है, Q की वैल्यूज कितनी है और R की वैल्यूज कितनी है, ठीक है। देखो P की कितनी है, 1, 2, 3, 4 एंड 5, कितनी वैल्यूज है P की, 5 वैल्यूज है। क्या लिखा है, द पॉसिबल नंबर ऑफ वैल्यूज 5, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। अब 6 की वैल्यूज देखो कितनी, Q की वैल्यू 1, 2, 3, ठीक है, फिर उसके बाद 4, देन 5, ओके 6, यस, एंड देन 6 वैल्यूज है। तो कितनी वैल्यूज है, 6 वैल्यूज है, दिस इज ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। ओके गाइज, सिंपल है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्या लिखा है, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर लेस देन 2000 फॉर्म बाय डिजिट 1, 2, 3, 4 वेयर वन ऑफ द डिजिट इज रिपीटेड, वेयर नन ऑफ द डिजिट इज रिपीटेड। ओके, क्या बोला है, मेरे पास 4 डिजिट नंबर है 1, 2, 3, 4, और बोला है कि नंबर इज लेस देन 2000 है, लेस देन 2000 है, ठीक है। मतलब ये कौन सा, ये परम्यूटेशन का सवाल है, परम्यूटेशन का सवाल है ये। अब बोला लेस देन 2000 है, मतलब मुझे क्या, मुझे यहाँ पे ये मेरा जो 1 है यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं फर्स्ट नंबर 2 रखूंगा तो 2 से बड़ा ही हो जाएगा, राइट। अगर समझो मैंने फर्स्ट नंबर 2 रख दिया, तो ऑब्वियसली मैं कौन सी भी टर्म लूंगा यहाँ पे 2, 1, 3, 4, मुझे 2000 से बड़ा ही मिलेगा, तो मेरा यहाँ पे 1 फिक्स हो गया। अब देखो, अब मैं सिंपल सा वो रखता हूँ कि 2, 3, 4 यहाँ पे रख देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई करना है, ठीक है। सबसे पहले तो मेरा 1 तो यहाँ पे फिक्स ही होगा। अब देखो, अब मैं 2, 3, 4 की जगह चेंज करता हूँ। सबसे पहले 2 को वहीं पे रखता हूँ और 4 और 3 की जगह चेंज करता हूँ। 1, 2 को, अब देखो 2 की जो परमिटेशन है वो एग्जॉस्ट हो गई है, ठीक है, क्योंकि 3 और 4 यहाँ पे आ सकता है। अब 3 को मैं 2 की जगह लेता हूँ, यहाँ पे 2 और 4 रख देता हूँ, ओके। देन 1, 3, 4 और 2, ये भी सही है। अब 3 की यहाँ पे एग्जॉस्ट हो गई, अब 1, 4 यहाँ पे रख दो, 2 और 3, 1, 4 एंड 3 एंड 2। अब देखो सारी परम्यूटेशन एग्जॉस्ट हो गई, ओके, सारी परम्यूटेशन यहाँ पे एग्जॉस्ट हो गई। अब देखो, अब इसको काउंट करो, क्योंकि सम बोला है ना कि सम ऑफ ऑल 4 डिजिट्स नंबर। देखो 4 + 4 8, 9, 10, ओके, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये 18 आ गया, तो ये भी 18 ही होगा ना पूरा मिला के, क्योंकि सेम ही हो। अब चाहिए तो काउंट कर लो 18, फिर ये +1 कैरी का 1 ले लिया, 19 हो गया, देन 18, देन अगेन कैरी का 1 ले लिया, 19 हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड कैरी का 1, दैट विल बिकम माई 7, 7, 9, 8। तो माई आंसर विल बी ए। ओके गाइस, सिंपल है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ 10 कंसेक्यूटिव थिंग्स आउट ऑफ 12 इन अ सर्कल इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोला है, मतलब ये मेरा एक सर्कल है, ठीक है, यहाँ पे मैं 12 ये सीट्स 12 थिंग्स रखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं 12 थिंग्स रखता हूँ, ये हो जाएगा, ओके, ये हो जाएगा मेरे 12 थिंग्स। काउंट कर लो, दिस में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ओके, अब उन्होंने क्या बोला है,
व्हाट इज द नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ द 10 कंसेक्यूटिव थिंग्स आउट ऑफ 12 थिंग्स इन अ सर्कल दैट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखो उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोला है। ये कौन सा सवाल है, ये कॉम्बिनेशन का सवाल है, ठीक है। अब ज़्यादातर एस्पिरेंट यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे बोलेंगे 10 में से 12 में से 10 को सिलेक्ट करना है, तो कैसे करेंगे, तो इसको 12 इंटू 11 अपॉन 10 इंटू 9 करके ख़त्म कर देंगे। देन यहाँ पे क्या करेंगे, यस सॉरी, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, ये मैंने थोड़ा गलत कर दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, 12C 10 करेंगे, तो इसको 12C 10 को 12 माइनस 10 दैट विल बिकम माई कितना हो जाएगा 12C2, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 11 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, 2 इंटू 1, तो ये 6 2 6 जा, तो दैट विल बी 66। आंसर 66 आपका नहीं है, क्योंकि उन्होंने कंडीशन दे रखी है इन ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन। उन्होंने बोला है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही जाना है, ये सारे एंटी क्लॉकवाइज सारे मिला के हो जाएंगे, वैसा नहीं है, ये आंसर नहीं है, तो ये गलती मत करो आप लोग, ठीक है। तो देखो, अब देखो, अगर मुझे 10 कंसेक्यूटिव थिंग्स स्टार्ट करने, तो मैं 1 से स्टार्ट करूंगा, 1 से स्टार्ट करके 10 करूंगा, ठीक है, ये हो गया मेरा फर्स्ट, ठीक है। मतलब मैं क्या करूंगा, सबसे 1 to 10 लूंगा, ठीक है, 1 to 10 एक बार सेलेक्ट करूंगा, देन 2 to 11 भी मैं वापस सिलेक्ट करूंगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोला है ना, मतलब मुझे बस ऐसे ही जाना है, तो 2 to 11 में सेकंड सिलेक्ट करूंगा, देन 3 to 12 सिलेक्ट करूंगा। अब देखो मेरे सारे कॉम्बिनेशन यहाँ पे हो गए क्या, आंसर भी है यहाँ पे 3, तो नहीं, ये हमारे सारे कॉम्बिनेशंस नहीं हो गए, क्योंकि कॉम्बिनेशंस और बनेंगे आपके। क्यों, कैसे बनेंगे, 4 to वापस 1 लूंगा मैं, देखो यहां से स्टार्ट करूंगा, यहां से जाके वापस 1 तक लूंगा, ऐसे ही और कॉम्बिनेशन ट्राई करूंगा, 5 to 2 6 to 3 7 to 4 8 to 5, ओके, 9 to 6 10 to 7 और 11 to 8 और 12 to 9, ओके। अब अगेन 1 to 10, अब यहां पे रिपीट हो रहा है, देखो अब यहां पे रिपीट हो रहा है, अब नहीं ले सकता मैं, तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, तो कितना हो गया मेरा आंसर 12, तो मेरा आंसर, माई आंसर विल बी सी। ओके गाइस, थैंक यू सो मच लेक्चर देखने के लिए। अगर आपको कुछ इशू रहेगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपका आंसर ज़रूर करूंगा। थैंक यू सो मच गाइस, चलो मिलते हैं अगले सेशन में, ओके बाय।